इसने नज़रें उठाते हुए ऊपर की जानिब देखा तो त्रिपाठी का ह्योला ऊपर खड़ा हुआ नजर आ रहा था। यकीनन वो इनकी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था और सिगरेट का गहरा कश लेते हुए वो वापसी की राह हो लिया। इसका मकसद पूरा हो चुका था। इन्हें गुमराह करते हुए वो अब इनकी गाड़ी, जो दरअसल इसकी अपनी गाड़ी थी, इसमें फ़रार होने जा रहा था। ब्रावो 1 ने इसकी जानिब देखा तो वो हंस दिया। अब के इसकी हंसी में ब्रावो 1 की हंसी भी शामिल हो गई। कोई बहुत ही ऊंची फिल्म हो तुम भाई, यानी कि शुरू से ही जानते थे कि त्रिपाठी ये हरकत करने वाला है। ब्रावो 1 ने इसे देखते हुए ताज्जुब से बोला। तभी तो मैंने गाड़ी की तारें तोड़ डाली थी, वो इत्मीनान से बोला। यानी कि बंद द बोट्स, ब्रावो 1 हंसते हुए बोला तो वो धीरे से सर हिला कर रह गया। दोनों इत्मीनान से वापसी की राह हो लिए और जब तक ऊपर पहुँचे, अल्फ़ा 2 और ब्रावो 2 ने त्रिपाठी को घुटनों के बल ज़मीन पर बिठाया हुआ था। वो सीधा इसकी जानिब बढ़ा और इसके सामने जाकर रुक गया। क्या समझ रखा था तुमने हमें कोई आम से लोग होंगे और तुम इत्मीनान से हमें चकमा देते हुए गुमराह भी कर दोगे और अपना काम भी कर जाओगे? वो त्रिपाठी को बगौर देखते हुए बोला तो सर उठाकर इसे देखने लगा। अब देखो कैसे तुम हमारे ही बिछाए हुए जाल में किसी बकरी की तरह फंस चुके हो। ब्रावो 1 ने मजीद इजाफा किया तो त्रिपाठी की शक्ल पर एक साया सा लहरा कर रह गया। तुम लोगों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं बच्चों, उड़ लो जितना ऊंचा उड़ना है, क्योंकि इसके बाद तुम लोगों के पर कटने वाले हैं। त्रिपाठी अजीब से लहजे में बोला तो इसका बेसाख्ता कहका निकल गया। ये बात मुझे बलराज और प्रसाद भी कह चुके हैं, लेकिन देखो दोनों को मैंने कैसे गुल्ली डंडा खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और अब वो पर कटे पिंजरों में कैद हैं। वो मज़े से बोला तो त्रिपाठी के चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए। तुमने किया है ये सब? मैं तो समझ रहा था कि इन सब के पीछे मारखोर हैं। त्रिपाठी अपनी हैरत पर काबू पाते हुए बोला। इन्हें और बड़े काम हैं। तुम जैसे मामूली शोबदाबाजों को पकड़ने के लिए हम जैसे ही भेजे जाते हैं। वो त्रिपाठी को बगौर देखते हुए बोला तो वो लाजवाब सा होकर रह गया। मैंने तुम लोगों को समझने में बड़ी गलती कर डाली। त्रिपाठी हार मानते हुए बोला। हमें यहाँ भेजा ही तुम्हें काबू करने के लिए था। मैं शुरू से जानता था। इस वक्त से जब तुम अपने गुर्गे के हमरा पहाड़ पर खड़े हमारा जायज़ा ले रहे थे, तुम तब ही देख लिए गए थे। इंतज़ार मुझे बस इस बात का था कि कब तुम अपना चोला उतार कर फेंकते हो और कब हमारी गिरफ्त तुम पर मजबूत होती है। वो मुस्कुराते हुए बोला और इसे गाफिल समझते हुए त्रिपाठी ने फ़ौरन अपनी बेल्ट में अड़सा हुआ पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन इसकी पुश्त पर मौजूद ब्रावो 1 चौकस हालत में खड़ा इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। जैसे इसका हाथ बगल में गया, ब्रावो 1 ने फुर्ती से हाथ में मौजूद इंजेक्शन की सुई इसकी गर्दन में घोंप दी। माज कुछ ही लम्हे लगे होंगे, त्रिपाठी दुनिया और माफिया से बेखबर इंटकफेल हुआ और वहीं ज़मीन पर बैठा गया। उठाओ इस हराम की पैदावार को और वापसी गिरा लो, मिशन इज़ ओवर, वो एक सर्द आ भरते हुए बोला और त्रिपाठी को कसने में ब्रावो 1 की मदद करने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी काबू में आ जाएगा, ब्रावो 1 अपनी खुशी को काबू में करते हुए बोला। जो जितना ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है अक्सर बड़े आराम से पिंजरे में खुद ही चला आता है। अपनी बात मुकम्मल करते हुए इसने त्रिपाठी के हाथ कसे और इसे उठाकर गाड़ी में मुंतकिल करवाने में मदद देने लगा। वैसे ठीक कहा तुमने, इसे तो हम लोगों ने रिकॉर्ड मुद्दत में पकड़ लिया। बस एक मरतबा ये खैरियत से पहुंच जाए पिंजरे में, फिर हमारा काम ख़त्म हो गया। वो मज़ीद बोला और जीप की ड्राइविंग सीट संभालते हुए इसे वापसी के रास्ते पर डाल दिया। वो हैरान परेशान सी आसमा बेगम के सामने बैठी नाश्ता कर रही थी। दिमाग इसका मुख्तलिफ़ किस्म की सोचों की आमाजगाह बना हुआ था। जब आसमा बेगम ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया, ये मैं क्या देख रही हूँ कि तुम काफ़ी दिनों से ना खाने पीने पर ध्यान दे रही हो और ना ही अपना ख्याल रख रही हो। क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है इनाया? आसमा बेगम जो इसे काफ़ी देर से नोट कर रही थी, मज़ीद चुप न रह सकी और इसे पूछ लिया। हाँ, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। वो एकदम ही गड़बड़ा गई थी। इसकी डरी सहमी हालत देखते हुए आसमा बेगम अपनी जगह से उठी और इसके पास चली आईं। क्या हो गया मेरी जान? कोई बात है जो अपनी मामा को नहीं बताओगी? आसमा बेगम प्यार से इसके बालों को सहलाते हुए इसकी गर्दन पर झूमती पोनी तेल को ठीक करने लगी। मामा आजकल पता नहीं क्या हो रहा है आसपास, ऐसे जैसी कोई एक्शन फिल्म चल रही हो। मैं इन सब चीज़ों की आदी नहीं थी, बस नावल वगैरह पढ़ लेती थी जिसमें फ़िक्शन और एक्शन होता था, लेकिन अब लगता है कि ज़िंदगी असल की एक्शन फिल्म बनती जा रही है। वो बेबसी से बोली तो इसकी पोनी बनाते हुए आसमा बेगम के हाथ अपनी जगह रुक गए। क्या मतलब है? लगता है तुमने वो हाई जैकिंग वाली बात को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। आसमा बेगम अपना अंदाज़ा लगाते हुए बोली तो वो कुर्सी फेरते हुए अपना रुख इनकी जानिब कर गई। बात वहीं तक रहती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर जवाब मुझे जंगल में अकेला छोड़ गया। मैं जाने कब तक वहाँ भटकती रहती कि अचानक ही कहीं से 2 बंदे वहाँ चले आए और मुझे घर तक छोड़ गए। वो कड़ियाँ मिलाते हुए बोली तो आसमा बेगम इसकी बात काट गई। वो तो तुमने बताया था कि वो क्या नाम है? हाँ, सुल्तान ने भेजा था इन्हें। आसमा बेगम याद करते हुए बोली तो वह चौंकते हुए इन्हें देखे गई।
मैं भी यही समझती थी मामा, लेकिन फिर कल हमारे घर में कुछ लोग दाखिल हुए रात 2 बजे के करीब। मेरी अचानक ही आँख खुल गई, वरना पता नहीं क्या कुछ हो जाना था। मुझे और कुछ ना सूझा तो मैंने सुल्तान को कॉल मिला दी, लेकिन इसने कोई बात ही ना की मुझसे। शायद कॉल ही कट गई थी। फिर यहाँ एक और पार्टी आ गई और वो भी हमारे घर में दाखिल हुई और फिर यहाँ बड़ी धमा चौकड़ी मची। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है। कुछ ही देर में वो बाद में आने वाले लोग पहले आए हुए बंदों को पकड़कर वापस हो लिए। वो ताज्जुब से बोली तो आसमा बेगम अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बस इसे देखती रह गई। मामा, मुझे लगता है जैसे किसी की बहुत गहरी नज़र है हम लोगों पर। कोई है जो हमारी एक एक लम्हे की खबर रखता है। ये सब किसी नावल जैसा ही है या फिर किसी फिल्म के जैसा, हमें पता भी नहीं होता और कोई आकर अपना काम कर जाता है। शुरू में मुझे भी लगता था जैसे इस सब के पीछे सुल्तान ही है, लेकिन वो तो महज एक मार्केटिंग मैनेजर है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि कौन क्या कर रहा है। वो बेबसी से अपना सर थामते हुए बोली तो आसमा बेगम ने टेबल पर पड़ा जूस का गिलास उठाते हुए इसके हाथ में थमा दिया। बड़ी अजीब बातें कर रही हो इनाया, मुझे तो ये सब सुनकर ये खौफ महसूस हो रहा है। तुम ये जूस पियो, तुम्हारे बाबा उठते हैं तो मैं इनसे बात करती हूँ। आसमा बेगम इसे तसल्ली देते हुए बोली तो वो सर उठाकर इन्हें देखने लगी। आम हालात में वो इन्हें मना कर दिया करती थी, लेकिन अब हालात इसके बस से बाहर होते जा रहे थे, इसलिए इसने आसमा बेगम को ऐसा करने दिया। पता नहीं क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अल्लाह करे बस हालात काबू में ही रहें, वरना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जानी है। मैं पहले ही अच्छी खासी मेंटली अपसेट हूँ, ऊपर से अब ये सब कुछ हो रहा है तो मेरी बर्दाश्त जवाब देती जा रही है। वो एक सर्द आ भरते हुए बोली तो आसमा बेगम इसे नाश्ता करने का बोलते हुए अरबाज साहब के कमरे की जानिब चल दी। वो बड़ी एहतियात से वापसी के सफ़र पर निकले थे। त्रिपाठी नाम की एक ऐसी आसामी इनके साथ थी जिसके खाते में यहाँ हुए बड़े बड़े वाक़यात शामिल थे। अब जब वो इनके हाथ आ चुका था तो वो लोग थोड़े रिलैक्स थे और कामयाबी की खुशी इनके चेहरों से अयां थी। वो ये नहीं जानते थे कि असल बसात तो अब सजी है, जिससे वो अक्सर बेखबर थे। बखरियत दारुल हुकूमत पहुँचते ही रही, सही फिक्र भी जाती रही और मज़े से गप्पे मारते हुए डिग्निटी के ऑफिस की जानिब बढ़ने लगे कि अचानक ही एक मोड़ मुड़ते हुए इन्हें 2 गाड़ियों में तसादुम होता नजर आया और गाड़ियों में मौजूद दोनों पार्टियां बाहर निकलते हुए एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गईं। ये सब कुछ बहुत अचानक और इनकी आंखों के सामने हुआ, जिसकी वजह से इन्हें भी रुकना पड़ा। जाओ अल्फ़ा 4 देखो क्या मसला है और सड़क क्लियर करवाओ। वो बेफिक्री से बोला तो अल्फ़ा 4 गाड़ी से उतरा और इन गाड़ियों की जानिब बढ़ गया। अभी वो इन तक पहुंचा ही था कि एक और गाड़ी इनकी गाड़ी के साथ आकर खड़ी हो गई और इसमें से 2-3 बंदे नीचे उतरते हुए रश की जानिब बढ़ गए। ज़रा सी देर में ही वहाँ मजमा लग चुका था। एक तो मैं इन जाहलों से बड़ा तंग आ गया हूँ, वो मुंह बनाते हुए बोला और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतर गया। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि अचानक ही दोनों लड़ने वाली पार्टियों में से एक बंदा एक तरफ को भागा तो इससे लड़ने वाला भी इसकी तकलीद में इसके पीछे भागा। और यही वो वक्त था जब इनकी गाड़ी के साथ खड़ी गाड़ी में से मुसल्ले अफराद बाहर निकले और स्मोक बम इनकी गाड़ी में फेंक दिया। वो सब के सब प्रोफेशनल लगते थे। अभी वो समझने की कोशिश ही कर रहा था जब उन्होंने इसकी गाड़ी में से त्रिपाठी को बाहर निकाला और साथ ही फायरिंग शुरू कर दी। इसने फ़ौरन ही सामने खड़ी गाड़ियों में से एक की आड़ लेते हुए अपनी बेल्ट में अरसा ब्रीटा बाहर निकाला और जवाबी कार्रवाई करने लगा। लेकिन वो जो भी थे भरपूर तैयारी से आए हुए थे। शायद इस मरतबा दुश्मन इन लोगों से एक हाथ आगे निकल गया था और यही वजह थी कि वो त्रिपाठी को इनके शिकंजे से छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इसकी गाड़ी में फैल जाने वाले धुएं की वजह से इसकी टीम के अरकान गाड़ी से निकलते हुए मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लेने में मसरूफ़ थे और वो देख सकता था कि इस कलील सी मुद्दत में वो लोग त्रिपाठी को अपनी गाड़ी में मुंतकिल कर चुके थे। तवातर से होती फायरिंग की बदौलत कुछ ही देर में इस सड़क का नक्शा तब्दील हो चुका था और जो थे भी वो सब इन कोनों खुदरों में दबके हुए थे। ब्रावो 1 त्रिपाठी को जाने नहीं देना, वो वायरलेस में बोला तो इसे ब्रावो 1 का जवाब भी मौसूल हो गया। क्या मतलब जाने नहीं देना? वो जा रहे हैं ब्रो। ब्रावो 1 के लहजे में छुपा इस्तराब वो अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। इसने गाड़ी की ओर से सर निकाल कर देखा तो दुश्मन की गाड़ी अब पीछे हो रही थी और फिर एक झटके से वापस मुड़ी और टायर चिटचिराते हुए नज़रों से उजल हो गए। वो फ़ौरन ओर से निकला और अपनी गाड़ी की जानिब भागा और यही वो लम्हा था जब इनकी गाड़ी एक धमाके से फटी। धमाका इतना शदीद था कि गाड़ी की जानिब भागता इसका वजूद एक धचके से हवा में उछला और वापस इसी गाड़ी से जा टकराया जिसकी कुछ देर पहले इसने आड़ ली थी। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों के सामने तारे से नाच कर रह गए, लेकिन चूंकि वो अच्छा खासा ढीठ था इसलिए कुछ ही देर में दोबारा से उठा और गाड़ी को देखा, जहां अब इसका बचा कुचा ढांचा भड़कते हुए शोलों की जद में था। शिट! वो हथेली पर दूसरे हाथ का मुक्का जड़ते हुए बोला और ब्रावो 1 की जानिब बढ़ा जो अभी भी ज़मीन पर ही लेटा हुआ नजर आ रहा था। आर यू ओके ब्रो? वो ब्रावो 1 को टटोलते हुए बोला तो वो उठने की कोशिश करने लगा। यानी कि इन्हें पता था कि हम इसे यहाँ लाने वाले हैं,
ब्रावो 1 इसे हैरानी से देखते हुए बोला तो वो एक सर्द आ भर कर रह गया। सब लोग यहाँ से निकलने की करो, कुछ ही देर में यहाँ अच्छी खासी भीड़ लग जानी है। वो वायरलेस पर बोलते हुए एक जानिब चल पड़ा। ये शुक्र की बात थी कि उन्होंने राजदारी का ख्याल रखा था और मास्क वगैरह उतारने की जहमत नहीं की थी, वरना बड़ी मुश्किल हो जानी थी। अभी वो एक जानिब बड़े ही थे कि इन्हें पुलिस की गाड़ियाँ इस जानिब आती नजर आईं। वो फ़ौरन से एक गली में मुड़ गया। सब लोग अपने तौर पर डिग्निटी पहुंचने की कोशिश करें, अब इतना वक्त नहीं रहा कि हम लोग वहां से गाड़ी मंगवाएं। हाइड योर सेल्फ, वो मुख्तार अंदाज में बोलते हुए अल्फा 3 के हमरा एक गली में दाखिल हो गया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। इसे सामने दूसरी सड़क नज़र आ रही थी जहाँ गाड़ियों की आमदोरफ्त रवां दवां थी और इनके वहाँ से निकलने का जरिया यही एक सड़क थी। अभी वो लोग गली की नुक्कड़ तक ही पहुँचे थे और वो चाहता था कि अपना मास्क उतार दे कि अचानक से इसे टायरों के चिरचिराने की आवाज़ आई और एक गाड़ी इनके बिल्कुल सामने पहुँचते हुए ब्रेक मार गई। इसने चौंकते हुए गाड़ी को देखा तो इसमें 2 लड़कियों को मौजूद पाया। वो अकेलेपन से घबराते हुए बाहर निकल आई थी। कॉलेज जाना भी बंद हो गया था, इसलिए ज़्यादा वक्त घर में ही गुजरता था। आज सुबह इसने शैबा को फ़ोन किया था और इससे मिलने का बोला था। अभी वो दिल खोल कर प्लाजो में फिरने और शॉपिंग करने के बाद अच्छा सा लंच करते हुए अब शैबा को इसके घर छोड़ने जा रही थी, जब अचानक से इसकी नज़र गली से निकलते हुए 2 बंदों पर पड़ी जो हुलिये से ही कमांडो लग रहे थे और बिल्कुल वैसे ही थे जैसे इन्हें रेस्क्यू करने वालों का हुलिया था। चेहरा इनका मास्क में छुपा हुआ था, लेकिन वो कैसे भूल सकती थी इस हुलिये को। इसने फ़ौरन गाड़ी को इस गली की जानिब मोड़ा और ऐसा करने से इसके पीछे आती गाड़ियों को इमरजेंसी में ब्रेक लगानी पड़ी। गली की नुक्कड़ पर खड़े इन कमांडोज के सामने पहुंचते ही इसने गाड़ी को रोक दिया। आपको कहीं जाना है क्या? वो मुखालिफ सिमत का शीशा नीचे करते हुए बोली, क्योंकि इसकी गाड़ी का रुख सड़क की दूसरी जानिब था। इसके और कमांडोज के दरमियान में बैठी शैबा कभी इसे देखती तो कभी बाहर खड़े गहरी भुओं वर्दी में मलबूस कमांडोज को, जो हैरत से ये सारा मंजर देख रहे थे। अभी वो कोई जवाब ही देते कि फिजा सायरन की आवाज़ों से गूंज उठी। दोनों कमांडोज बगैर कुछ कहे गाड़ी की पिछली जानिब का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठ गए तो इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो दोनों पीछे खुसर पुसर में मसरूफ़ हो गए। कहाँ जाना है आप लोगों को? वो बैक व्यू मिरर में देखते हुए पूछ बैठी। हम आपको रास्ता बताते जाते हैं, हमें वहीं छोड़ दीजिए। एक कमांडो बोला तो वो सर हिलाते हुए गाड़ी को रश में से निकालने लगी। यहाँ से लेफ़्ट हो जाइए। अचानक से वही कमांडो बोला तो वो इसके बताए हुए रास्ते पर गाड़ी भगाने लगी। एक बात पूछूं आप लोगों से, अगर मुनासिब समझे तो मुझे बता दीजिए। वो मसरूफ़ से अंदाज में गाड़ी चलाते हुए बैक व्यू मिरर में देखकर बोली तो कमांडो इसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। अभी अभी बहुत ज़ोर के धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। वो किस चीज़ का धमाका था? वो शीशे में देखती हुई इनसे मुखातिब हुई तो पीछे बैठे दोनों कमांडोज़ ने एक दूसरे की जानिब देखा। कुछ नहीं, शायद किसी सिलेंडर का धमाका था। वहाँ होटल के सामने रश भी काफ़ी लग गया था। कमांडो इसे तसल्ली बख्श जवाब देते हुए बोला, एक और बात, अगर मेरी मदद कर दें तो मैं आपकी एहसानमंद होंगी। वो कमांडो को भरपूर नज़रों से देखते हुए बोली तो वो इसे देखने लगा। वो देख रही थी कि इसकी बात का जवाब एक ही कमांडो दे रहा था, जबकि दूसरा बाहर नज़ारे देखने में मसरूफ़ था, ऐसे जैसे इसे इन दोनों की बातचीत से कोई सरोकार नहीं। अगर आप जानते हो, बिल्कुल शायद आप इन्हें जानते हो, इन्हें अल्फ़ा 1 के नाम से जाना जाता है। मैंने पूरी कोशिश की थी इनसे इनका नाम पूछने की, और पूछना तो मैं और भी बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन वक्त बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ मुझे बता दें कि अल्फ़ा 1 कौन है और कहाँ होते हैं, मुझे इनसे मिलना है हर हाल में। वो जल्दी जल्दी अपना मुद्दा बयान करने लगी। इसकी बात पर कमांडो ने चौंकते हुए अपने दूसरे साथी को देखा जो इसे ही देख रहा था। नहीं, हम इस नाम से वाकिफ़ नहीं है मोहतरमा। शायद हों, लेकिन कोई हमारी यूनिट में ऐसे नाम का कोई भी आदमी नहीं। कमांडो ने जवाब दिया तो वो देख सकती थी कि इसके लहजे में लड़खड़ाहट और बौखलाहट वाज़ेह थी। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। उन्होंने हमारी कोस्टर जो हाईजैक हो चुकी थी, दहशत गर्दों से हमें उन्होंने और इनकी टीम ने बचाया था। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली तो बजाय इसकी बात का जवाब देने के इस कमांडो ने इसे एक मज़ीद मोड़ मोड़ने का बोला। बस यहीं रोक दीजिए, हमें यहीं उतरना है। वो कमांडो फ़ौरन से बोला तो इसने गाड़ी रोक दी। एक सुनसान सड़क थी जिसके कोने पर एक पुरशिकवा इमारत वाक़ई थी और आगे सड़क घूमती हुई मोड़ मुड़ रही थी। दोनों फ़ौरन से नीचे उतर गए और वही कमांडो इसके पास शीशे की जानिब चलाया। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें लिफ्ट दी। वो मशकूल लहजे में बोला, लेकिन आपने तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। इसकी सुई अभी भी वहीं अड़ी हुई थी। यकीन जानिए, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको ज़रूर बता देता। अब ये इतनी छोटी फील्ड तो है नहीं कि बंदा हर किसी को जानता हो। कमांडो एक अहम नुक्ता उठाते हुए बोला तो वो इसकी बात को समझते हुए सर हिलाने लगी। लेकिन इन लोगों का लिबास बिल्कुल आप लोगों जैसा ही था। मैं समझी शायद आप जानते हो। ये मेरा नंबर ले लें, अगर आपको इनके बारे में कोई इत्तला मिली तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। और फ़ौरन से एक कागज़ पर अपना नाम और नंबर लिखते हुए पर्ची इस कमांडो के हाथ में थमा गई। वह सर हिलाते हुए दूसरे कमांडो की जानिब बढ़ गया
जो थोड़ा दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। वो गाड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ाते हुए इन दोनों पर एक भरपूर नज़र डालकर आगे निकल आई। इमारत के सामने से गुजरते हुए इसने नज़र डाली तो इस पर जली हरूफ में डिग्निटी लिखा हुआ था और बस।